तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी मॉडल को अपने डाटा के ऊपर फाइन ट्यून कर सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग हम इस वजह से करते हैं, फॉर एग्जांपल एक मॉडल है एंड यू हैव अ डेटा सेट। आप चाहते हैं कि आपके पास एक मॉडल हो जो इस डेटा सेट को समझे और उसकी बेस पे आप उससे कोई भी काम करा सकें। तो आज इस वीडियो में हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। ये एग्जांपल बेसिकली सेंटिमेंट एनालिसिस की है। बेसिकली आप कोई भी कमेंट इसमें डालें तो ये आपको बता देगा कि उस कमेंट में कौन से इमोशन वो जाहिर कर रहा है, लाइक हैप्पीनेस है या एंगर है, लव है, वट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहे हैं। तो डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? बेसिकली आपको एक मॉडल को फाइन ट्यून करने के लिए उसको उसका कोड स्क्रैच से नहीं लिखते, राइट? आपको फाइन ट्यून करने के लिए एक मॉडल लोड भी करना पड़ेगा जिसको आप आगे फर्दर फाइन ट्यून करेंगे फ्रॉम हगिंग फेस, राइट? आपको उसमें पाइपलाइन सेट करनी पड़ेगी। पाइपलाइन मीन्स के यू विल हैव टू give an input to the model and get an output. For that you need to set a pipeline, right? वो pipeline hugging phase में आगे हम discuss करेंगे, but for that you need transformers, you need accelerate, you need dataset. Datasets library is for managing your dataset, right? उसके बाद हमारे पास BERTWIZ है, UMAP है, Seaborn है। Seaborn is for visualizing your dataset in a way that it is understandable. I will give you an example here. This, right? It is basically showing your data on axis, और वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कर रहा है, राइट? सो आफ्टर इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपना pandas लाइब्रेरी टू रीड आवर डाटा सेट। दिस इज़ आवर डाटा सेट, हमने गिटहब से उठाया है। दिस इज़ अ डाटा सेट जो कि बेसिकली होल्ड करता है कमेंट्स को। उसके बाद उन कमेंट्स को लेबल किया है इन्होंने विद टैग्स लाइक एंगर, लव, सैडनेस एंड ऑल ऑफ दिस। तो सबसे पहले इन्होंने कमेंट्स लिए, उसके बाद इन्होंने कैटेगरीज ली इमोशंस की, और उसके बाद उसको एक स्केल पे मेजर किया, राइट? तो इस तरह इन्होंने डाटा सेट पूरा बनाया। तो हम उसके ऊपर अपना मॉडल जो है उसको ट्रेन कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इसका कुछ खास है नहीं फ़ायदा, बट what it is doing, it is splitting the text into words, and then it is uh, getting the length of those words, और ये आपको फिर आगे बता रहा है words per tweet कितने हैं। it has 4 words, it has 21 words, एनालाइज कर रहा है बेसिकली डाटा आपका। उसके बाद टोकनाइजर क्या होता है? आपका डेटा जो है ना, इट इज़ टेक्स्ट बेस्ड डाटा, और आपका मॉडल उस टेक्स्ट बेस्ड डाटा को नहीं समझ सकता, राइट? तो व्हाट यू आर डूइंग इज, सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट बेस्ड डाटा को डिवाइड करते हो एम्बेडिंग्स के अंदर, और फिर आप उन एम्बेडिंग्स को कन्वर्ट करते हो इन अ न्यूमेरिकल फॉर्मेट, और उसके बाद आप उसको फीड करते हो टू योर मॉडल, राइट? हमारा मॉडल यहाँ पे है बर्ड बेस अनकेस्ड हगिंग फेस, सही है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना ऑटो टोकनाइजर लोड कर रहे हैं, और हम टोकनाइज कर रहे हैं अपने इस टेक्स्ट को हमने टोकनाइज किया, राइट? ये हमारा आउटपुट है आफ्टर द टोकनाइजेशन। सो अटेंशन मास्क क्या करता है? बेसिकली यू हैव टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपका जो मॉडल है ना, उसके अंदर लेट्स से 2 लाइन्स हैं। एक लाइन है कि आसिफ इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर,
और दूसरी लाइन है आसिफ इज 21-year-old मेल, राइट? सो अब क्या है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टू सेंटेंसेस जिनका साइज सेम नहीं है. वन सेंटेंस इज बिगर देन द अदर वन, एंड वी आर कन्वर्टिंग बोथ ऑफ देम इनटू डिफरेंट एम्बेडिंग्स और उसको हम टोकनाइज कर रहे हैं, राइट? तो देयर डाटा सेट इज गोइंग टू बी ऑफ अ सेम साइज बिकॉज डाटा सेट तो हम उसी पे ट्रेन कर रहे हैं, राइट? तो what it will do, this attention mask, it will, जो छोटा सेंटेंस है ना, उसका डाटा सेट will be of same size of the bigger one. So this will add padding, right? This will add 111 where there is the required data, and उसके साथ 000 basically it is null entity, मतलब it is a padding there, right? उसके बाद टोकन टाइप आईडीज में क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस ए एंड सेंटेंस बी. सेंटेंस ए इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस. फॉर एग्जांपल लेट्स से आसिफ इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, दिस इज सेंटेंस है. Sentence B, you can say, is kind of like question and answer type of sentence. What is Asif? Asif is a software developer. It will link those two up. So it will nominate sentence A as 0 and sentence B as 1. तो यहाँ पे हम अपने डाटा सेट को स्प्लिट कर रहे हैं इन 3 sections. One is a training, the second one is testing, and third one is evaluation sets. So we are allotting a training set 70% of the data, and then for testing there is 30% data, right? तो उसके बाद हम देख रहे हैं अपना जो ट्रेनिंग सेट है उसके अंदर कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं. दिस इज द 70% ऑफ द डाटा. उसके बाद हम अपना जो मॉडल है उसको लोड कर रहे हैं. उसके बाद हम अपने वैलिडेशन सेट यहाँ पे नॉमिनेट कर रहे हैं. दिस इज अ ट्रेनिंग सेट दैट इज 30% एंड दिस इज वैलिडेशन सेट जो कि टेस्टिंग सेट का 1/3 है, which will be basically 10% of the whole data set. तो ये बेसिकली शेप है. ट्रेनिंग डाटा के अंदर देयर आर these much lines and 4 columns. टेस्ट की शेप है, there are 3200 lines and 4 columns, and validation data की शेप है 1600 lines and there are 4 columns. तो उसके बाद क्या है, हम अपने डाटा सेट के अंदर फीड कर रहे हैं इन तीनों सेट्स को, राइट? एंड उसके बाद वी आर बेसिकली एरे में कन्वर्ट हो जाता है डाटा सेट, और उसके अंदर ये 3 कंपोनेंट्स, ट्रेन डाटा, द टेस्ट एंड वैलिडेशन डाटा, ये तीनों जा चला जाता है. उसके बाद हम तो यहाँ पे हम अपने डाटा सेट को स्प्लिट कर रहे हैं इन 3 sections. One is a training, the second one is testing, and third one is evaluation sets. So we are allotting a training set 70% of the data, and then for testing there is 30% data, right? तो उसके बाद हम देख रहे हैं अपना जो ट्रेनिंग सेट है उसके अंदर कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं. दिस इज द 70% ऑफ द डाटा. उसके बाद हम अपना जो मॉडल है उसको लोड कर रहे हैं. उसके बाद हम अपने वैलिडेशन सेट यहाँ पे नॉमिनेट कर रहे हैं. दिस इज अ ट्रेनिंग सेट दैट इज 30% एंड दिस इज वैलिडेशन सेट जो कि टेस्टिंग सेट का 1/3 है, which will be basically 10% of the whole data set. तो ये बेसिकली शेप है. ट्रेनिंग डाटा के अंदर देयर आर these much lines and 4 columns. टेस्ट की शेप है, there are 3200 lines and 4 columns, and validation data की शेप है 1600 lines and there are 4 columns. तो उसके बाद क्या है, हम अपने डाटा सेट के अंदर
फीड कर रहे हैं इन तीनों सेट्स को, राइट। एंड उसके बाद वी आर बेसिकली एरे में कन्वर्ट हो जाता है डाटा सेट, और उसके अंदर ये तीन कंपोनेंट्स, ट्रेन डाटा, टेस्ट एंड वैलिडेशन डाटा, ये तीनों जा चला जाता है। उसके बाद हम So this is the data set we are training our model on. So it has basically three categories. There is text. Uh, I can go from feeling so hopeless to so damned hopeful that from being around someone who cares is awake. It is not sad, but whatever. I mean, it has defined this text as sad, and it has allocated the ID of 0 to sadness, right? Wherever you will see sadness here, it has given it the ID 0. So what we are doing in the label to ID, we are basically giving defining the ID as a key to the emotion, which is sadness, love as a ID of 2, right? Okay, then again we are loading the model, and then in model.config you can see all the parameters and all the characteristics of the model that you have loaded. And then we are basically allocating this task to our GPU here with the help of CUDA. And then this is we're checking the device, which is the GPU, and then we're passing the training arguments. We have selected a batch of 64, and this is our training directory. And then again we are defining the directory here, and then batch size, well size, this epoch. What is epoch? Epoch is basically a whole, when your model is training on your dataset, when it has completed a whole cycle of your dataset, it is called one epoch. So what we are doing here is we are defining that the model will run its course on our dataset 2 times, and we are defining the learning rate here. Then we are printing the training arguments here. After that we are evaluating our accuracy.
So basically what it will do is it will provide us the training loss, the accuracy, and F1 score after we have trained the model. Here we are giving our parameters again for the trainer. We're giving the model, which is model that we have defined. We are giving the arguments as training arguments. We're giving the compute metrics that we have defined here. The compute metrics which are accuracy, F1 score, and then we are giving our dataset emotion encoded train dataset is emotion encoded train validation evaluation dataset is emotion encoded validation, and then we are passing the tokenizer as a tokenizer, and then we are trainer.train, we are training the model here, so we are using WAN-DB, WNB, sorry, we're using WNB. WNB is basically another website that you'll have to log into and create your project. From there you get your API and place your API here. After entering, it will basically give you the parameters required. You can basically get a dashboard there and analyze your training more effectively there. So these are our parameters that so we have the accuracy of 91% after the second epoch, right? So after that we are basically analyzing our dataset here, sorry, analyzing our model, trained model here. We have tested it. So basically this 93% of accuracy, we have 91% of accuracy here, and so then we are mapping the whole model. So what it is doing here is it is basically making some predictions, right? And then it is checking whether if they are correct or not. So on your y-axis you have the actual emotions, and then there are predictions that your model has made. So sadness, joy, anger, which means basically it is correct. It understood the dataset and is making correct predictions. So after that we are trying to see to test it ourselves whether it can understand the emotion in a sentence. We are passing the text I love you. Then we are tokenizing our input, this text here, with the help of tensors. Going on, we are getting our prediction here, which is joy, right? We are passing all the setting all the pipeline here. So here we are saving our model to the drive. From here, basically it is saving the model in the root directory. Here it is saving in drive. Here we are setting pipeline. Basically, when you visit Hugging Face and see what features they offer in the pipeline, they basically offer this text classification, which basically is sentiment analysis. There is also question answer pipeline. There are a lot of things you can do with that pipeline there. You go look, go check that out. And after setting the pipeline, it will basically provide you the results you need. You can also pass your classifier an array and it can give you a result. So we are passing the text I love you and I hate you. First one represents joy, second one represents anger, and there you go. You have your fine-tuned model that understands emotions in a sentence.